लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे गोज लॉ के बारे में। तो गोज लॉ कहता था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा कि कोई भी एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये क्लोज सरफेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करे या फिर एक इमेजिनरी सरफेस हो। ये इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी कैसे? जैसे सपोज करो सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू। अब इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर डायरेक्शन में। इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर डायरेक्शन में। तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक स्फीयर को एज्यूम किया जा सकता है। और इस इमेजिन्ड क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। कल हमने देखा था कि एक स्फीयर के अंदर मैंने एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल रखा था। तो एक्चुअल में भी ये सरफेस हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। इन सरफेसेस को क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी उसकी वैल्यू होगी क्यू एनक्लोज्ड, जितना भी इस सरफेस के अंदर चार्ज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक प्रॉब्लम हमने क्यूब की थी। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। दोबारा से हमारे पास एक क्यूब है, हम इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यूब के सेंटर पर नहीं रखा हुआ, वो किसी फेस के सेंटर पर रखा हुआ है। जैसे ये वाली जो फेस है, ए बी सी और डी फेस है इस क्यूब की, ये वाली फेस, इसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल क्यूब। इस तरह से कि आधा चार्ज पार्टिकल क्यूब के अंदर है और आधा चार्ज पार्टिकल क्यूब के बाहर है। ठीक है। तो इस केस में अब हमें हमसे पूछा जाता है, अभी पहली बात, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे क्योंकि ये फेस के सेंटर पर रखा हुआ है तो क्यूब के अंदर इसका हाफ पार्ट ही आएगा। इसको समझो कैसे। इस क्यूब को, इस फेस को अगर मैं इधर साइड में से देखूं तो ये फेस मेरे को ऐसे लाइन की तरह नजर आएगा। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसके बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है इस तरह से। यानी कि ये जो क्यूब अंदर जो अपना क्यूब बन रहा है, इस क्यूब के अंदर ये चार्ज पार्टिकल कितना है? आधा ही है, हाफ है। हाफ जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यूब के बाहर है। ये वाला देखो, अगर इसे साइड में से देखेंगे तो ऐसा देखिए, आधा चार्ज पार्टिकल बाहर है और आधा अंदर है। यानी क्यूब के अंदर कितना हो गया? क्यू बाय टू। तो फ्लक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्यूब पर जब चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसका कितना पार्ट अंदर है, या क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना पार्ट है उसका और बाहर कितना है। एक तो ये बात होगी। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है फ्लक्स फ्रॉम ए बी सी डी फेस कितना होगा? ए बी सी डी फेस, ए बी सी डी फेस में से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ऐसा क्यों है? ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस में ऐसे होगी, फेस के पैरेलल ऐसे। यानी फेस के नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्लक्स के फॉर्मूला में कोस थीटा आता था, जो एक्चुअल फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें कोस थीटा आता था। तो जिस भी फेस को चार्ज पार्टिकल टच करेगा, आपने ध्यान में रखना है, जिस भी फेस को चार्ज पार्टिकल टच करेगा उसमें से फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी रिमेनिंग जो फ्लक्स है ये ऊपर वाली नेट फ्लक्स, ये फ्लक्स रिमेनिंग 5 फेसेस में से निकलेगी। पीछे वाले फेस में से 1, आगे वाले फेस में से 2, ऊपर वाले में से 3, नीचे वाले में से 4 और एक साइड वाले में से 5। 5 फेसेस में से फ्लक्स निकलेगी।
और इन 5 फेसेस में से हम ये नहीं बता सकते कितनी कितनी फ्लक्स निकलेगी। हम ये कंसेप्ट तो तभी बता सकते थे जब ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पर रखा था। तो अगर फेस पर रखा हो चार्ज पार्टिकल क्यू, तो आपने ध्यान रखना है तब क्यूब में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जिस फेस पर रखा है उस फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने को। एक क्वेश्चन मैं और ट्राई करवा देता हूँ, क्यूब से रिलेटेड ही है। तो मैंने आपको क्यूब के सेंटर का एक न्यूमेरिकल करवा दिया, फेस के सेंटर का एक न्यूमेरिकल करवा दिया। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ एज के सेंटर का, और एक करवा देता हूँ कॉर्नर के सेंटर, कॉर्नर पर रखा हुआ। दो प्रॉब्लम हम और कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे गोजला को जितना किया जाए, जितनी प्रॉब्लम इसकी की जाए उतनी कम है, लेकिन यहाँ सारी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक प्रॉब्लम ये है कि जिसमें एज के सेंटर पर रखा हुआ है, एज के सेंटर पर, और एक प्रॉब्लम है जिसमें ये कॉर्नर पर रखा हुआ है, इधर वाले कॉर्नर। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने जरूर वो एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर किए होंगे, कुछ ऐसा उसमें पढ़ते होंगे। जब ये एज के सेंटर पर क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ होगा, तो आप ध्यान रखना क्यूब के अंदर जो इसका पोर्शन आएगा वो क्यू बाय 4 आएगा। जब भी चार्ज पार्टिकल एज पर रखा होगा और क्यूब दिया हुआ है आपको, तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज पार्ट पोर्शन आएगा, क्यू बाय 4। ऐसा क्यों आएगा, अगर इसे समझना चाहते हो तो देखो, ये चार्ज पार्टिकल, जैसे ये गोल्ड चार्ज पार्टिकल है, तो जो क्यूब की साइड है वो इसको इस तरह से कट करेगी ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा सिर्फ क्यूब के अंदर आएगा, और ये पूरे सफियर, ये पूरे जो चार्ज पार्टिकल है, जो छोटा सा सफियर हम मान के चल रहे हैं, उसका कितना पोर्शन है, क्यू बाय 4 पोर्शन। तो अंदर कितना आएगा, क्यू बाय 4। तो अगर आपसे पूछ ले फ्लक्स की वैल्यू इस केस में एज सेंटर पर, लिख देता हूँ मैं, एज सेंटर पर अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यूब के अंदर तो क्यू बाय 4 चार्ज आ रहा है। और एक ये भी ध्यान में रखना है कि जिस जिस फेस को ये चार्ज पार्टिकल टच कर रहा है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो, इस वाले फेस को टच कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल, और ऊपर वाले फेस को टच कर रहा है। तो ये जो रेड कलर से मैंने शेड बनाई है, इन दोनों फेसेस में से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी रिमेनिंग जो फ्लक्स है वो 1, 2 और 3, और एक ये 4, 4 फेसेस में से जाएगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पर। कॉर्नर पर रखा हुआ है तो इसका कितना पार्टीशन अंदर आ रहा है, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्यू है तो क्यूब के अंदर आ रहा है क्यू बाय 8। पढ़ते थे ना एफसीसी बीसीसी सिंपल क्यूबिक में, आप पढ़ते थे कि एटम जो होता है कॉर्नर पर रखा होता है, उसका क्यू बाय मतलब 1/8 पार्ट अंदर आता है। तो ये चार्ज भी मैंने एक छोटे से एटम की तरह माना है, तो इसका भी क्यू बाय 8 पार्ट अंदर आएगा। तो अगर कॉर्नर पर रखा हुआ है तो क्यूब में से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय 8, ये तो चार्ज हो गया जो क्यूब के अंदर है, एप्सिलॉन। कौन से फेस में से फ्लक्स 0 हो जाएगी, तो जिस जिसको ये टच कर रहा है, देखो एक तो इस वाली फेस को टच कर रहा है ये, एक इस वाली फेस को टच कर रहा है ये, और इस कॉर्नर पर रखा है तो ये पीछे वाली फेस को भी टच कर रहा होगा, तो ये पीछे वाली फेस को भी टच कर रहा है। तो इन तीनों फेसेस में से फ्लक्स 0 हो जाएगी, यानी कितने फेसेस में से जाएगी, 3 फेसेस में से, एक ये वाली फ्लक्स फेस, एक ये नीचे वाली, और ये जो आगे वाली फेस है इसमें से 3 फेसेस में से फ्लक्स पास आउट होगी। आपने करना क्या है, आपका काम है बस आपने देखना है भी, अगर कॉर्नर पर रखा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एज के सेंटर पर रखा है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट सॉरी। अगर फेस के सेंटर पर रखा है तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
और अगर वो सेंटर पे रखा हुआ होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन। इन रिजल्ट्स को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, बाकी असाइनमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें और भी टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर, आज मैं आपके ग्रुप में असाइनमेंट शेयर करूंगा एक। वो असाइनमेंट थोड़ी बड़ी होगी, उसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। आपने एक टारगेट बना लेना है, उसे 2 या 3 दिन में उस असाइनमेंट को खत्म कर देना है। आंसर की के साथ में होगी वो असाइनमेंट। और वो असाइनमेंट कोई ऐसी वैसी असाइनमेंट नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे दो, उन सभी एग्जाम में उसी असाइनमेंट में से क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर +2 वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। काफी क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, जिनको पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, एक जनरल नॉलेज। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाती है, कंडक्टर के सरफेस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ कितना एंगल बनाती है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल टाइप्स होंगे। जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे करने हैं, जो नहीं होंगे वो मेरे को डाउट में बताओगे, फिर आप उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर टॉपिक हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कैपेसिटर के साथ। देखो बेटा, कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे मैं ये प्लेट बना देता हूँ, ये भी मेरे लिए एक तरह का कैपेसिटर हो सकता है। अगर मैं इस पर क्या स्टोर करवा सकूँ, चार्ज स्टोर करवा सकूँ। कोई भी एक ऐसी चीज जिस पर आप चार्ज को स्टोर करवा सको, जिस पर आप क्या करवा सको, चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई, चाहे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चीज हमारे लिए क्या होती है, एक कैपेसिटर होती है। सबसे अच्छी तरह से कैपेसिटर अगर बनाना हो तो वो आगे हम पढ़ेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म में हम बनाते हैं, जिसमें पॉजिटिव एक प्लेट पर, नेगेटिव एक प्लेट पर करते हैं, क्योंकि उससे चार्ज कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि कैपेसिटर के ऊपर दोनों तरह के चार्ज स्टोर होने चाहिए। सिर्फ एक तरह का चार्ज भी स्टोर कर पा रहा है कोई कोई कंडक्टर, तो वो भी क्या होगा, एक तरह का कैपेसिटर होगा। अब बात आ जाती है कि कैपेसिटर नाम ही क्यों दिया गया। कंडक्टर, कोई भी चीज जो चार्ज स्टोर करे, जैसे मैंने लिखा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो उसे कैपेसिटर क्यों बोलते हैं। कैपेसिटर वर्ड इसलिए दिया गया है कि हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। कुछ कंडक्टर्स होंगे वो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर पाएंगे, कुछ कम कर पाएंगे। ये बातें कुछ चीजों पर डिपेंड करती हैं कि उनके अंदर मटेरियल कौन सा है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, वो सफेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, प्लेन प्लेट है। ठीक है, तो इन चीजों पर वो डिपेंड करेगी। तो हर एक कंडक्टर जो है उसकी अलग अलग कैपेसिटी होगी। अब हमें पढ़ना है कि वो कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू क्यू। जब जब कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर का नाम आएगा, यही फॉर्मूला चलेगा, CV इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, किसी भी चार्ज पर जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, उतना ही ज्यादा उस पर पोटेंशियल स्टोर होगा, ये तो सभी को पता है। देखो, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा दें यहाँ से, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं C, और इस C को ही बोला जाता है कैपेसिटी। तो इसी से एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, CV इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर C क्या चीज होगी, V और Q को तो आप पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं। V पोटेंशियल, Q चार्ज। यहाँ पर C क्या है, C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटी
और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। जिसके लिए सी की वैल्यू ज्यादा है, यहां से देखो, उसके लिए चार्ज स्टोरेज भी ज्यादा है। जिसका सी ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा। ठीक है। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि देखो चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, दो स्केलर क्वांटिटी, ना कोई डॉट ना कोई क्रॉस, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात आ जाती है इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि ये तो अपना प्रायोरिटी वाला काम है, यूनिट्स एंड डायमेंशन करना। तो यूनिट देखो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज का फॉर्मूला, जो यूनिट होते हैं वो होते हैं कूलम, पोटेंशियल के होते हैं वोल्ट। तो फॉर्मूला बन गया कूलम पर वोल्ट। क्या बोलेंगे इसे, अब ये सी कैपेसिटेंस का सी नहीं है, ये कूलम का है, क्या फॉर्मूला बन गया, कूलम और वोल्ट रेज टू पावर -1। लेकिन कैपेसिटेंस के लिए हम कूलम पर वोल्ट ज्यादा यूज नहीं करते, हम कूलम पर वोल्ट को एक स्पेसिफिक नेम से दे देते हैं, एक साइंटिस्ट के नेम पर, जिसे बोलते हैं फेरेड, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ। तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फेरेड। और एक फेरेड किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। अब बात आ जाती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन सभी फटाफट बना लो। कैसे बनाएंगे, ये देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है C/V, या कूलम पर वोल्ट। कूलम की डायमेंशन क्या होती है, A1 B1। और जो ये वोल्ट है, बेसिकली ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1L2T-2। और इसके डिवाइड में होता है चार्ज, यानी कि A1 A-1, ये सॉरी है ना, टी है, यहाँ टी है, रनिंग में कई बार मैं भी टी है, चार्ज है ना, पहले चार्ज A1T1, और फिर यहाँ से वोल्ट पर वोल्ट है, माइनस में है ये -1। तो वोल्ट की डायमेंशन होती है M1L2T-2 A-1 T-1, और इसका होल की पावर आ जाएगा -1। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा M-1L-2 T4A2। ये देखो, M-1 है ना, होल पावर, तो M-1L-2 T+2 हो जाएगा, और ये +1 3, और एक ये बाहर, तो T की पावर होगी 4। A-1 की पावर -1 यानी A, और एक ये रहा, तो A की पावर होगी 2। तो ये हो गया डायमेंशन। डायमेंशन को याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है, डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी है भी, हम हर तरह की डायमेंशन को बना सकें। अगर हमें यूनिट्स पता है तो हम डायमेंशन को बना सकें, ये प्रैक्टिस चाहिए अपने को। जिनकी अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं बनी है, तो वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि एक तो यूनिट हो गया इसका फैरेड के फॉर्म में, इसके और क्या यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट में, अगर ऐसा यूनिट की बात की जाएगी, ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट तो इसका फैरेड ही होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखोगे, जो इसके प्रैक्टिकल यूनिट है, वो कभी भी फैरेड नहीं मिलेंगे आपको, अकेले फैरेड। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे ये, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, इस तरह से मिलेंगे। ये मैं अभी बताता हूँ, ये माइक्रो, नैनो, पिको, इनका मतलब क्या होता है। लेकिन फैरेड लगा होगा साथ में, फैरेड। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट फैरेड। ठीक है, और आपने ध्यान में रखना है,
1 farad is equal to 9 into 10 raised to power 11 stat farad। जब भी मैं आपको कोई टॉपिक करवाता हूं तो मैं उसके एसआई और सीजीएस यूनिट बताता हूं साथ साथ में, और उनकी रिलेशन भी बताता हूं। इनको कभी भी लाइटली मत लेना, आपके एग्जाम में ये जो रिलेशंस हैं ये डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि 1 सीजीएस और एसआई यूनिट पूछे जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है 1 फैरेड और स्टैट फैरेड के बीच में रिलेशन क्या है। ऐसे ही हमने पीछे कूलम स्टैट कूलम भी पढ़े थे, ठीक है, और वोल्टेज में भी पढ़े थे। हर चीज में एसआई यूनिट भी होता है और सीजीएस यूनिट भी होता है, वो दोनों ही करने हैं, ठीक है। अगर क्लास में मास्टर कैडर के बच्चे हैं तो उनको ये करने की जरूरत नहीं है, सीजीएस यूनिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर +2 वाले स्टूडेंट ये करेंगे। ओके, अब एक जो बीच में वर्ड आया था पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों की उस पर पकड़ नहीं होती। देखो हमारे सर पास पीछे करियो, स्क्रीनशॉट रह गया। हो गया सर। अब एक जो चीज है ना इसमें, मैं आपको इस थोड़ा सा अपने जो अपना टॉपिक चल रहे हैं उससे थोड़ी सी अलग चीज मैं बता रहा हूँ, जिसकी नॉलेज हर बच्चे को किसी भी टाइम होनी चाहिए। देखो आपने देखा है अभी कभी कभी जब हम यूनिट्स पढ़ते हैं, चीजों की यूनिट्स, तो उसमें आपको इस तरह से मिलता है ना, किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस होती है, यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। किलोग्राम, किसी में किसी चीज का कितना मास है, 50 किलोग्राम है ना, 100 किलोग्राम है। इसी तरह से फिर आपको मिली मिल जाता होगा, मिली सभी ने सुना होगा, मिली एम्पियर, करंट मेजर करते हैं मिली एम्पियर। तो ये जो आगे इसके लग रहे हैं, ये प्रीफिक्स जैसे लग रहे हैं, ये मिली किलो, है ना, इनकी ये एक्चुअल में ना ये बताते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो इन सिंबल्स से हमें पता होना चाहिए कि 10 रेज़ टू पावर कितनी लगेगी। तो मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ यहाँ पर, उस टेबल को बड़े ध्यान से माइंड में बिठा लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको प्लस और माइनस दोनों पावर में करते हैं, तो माइनस पावर से स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले आ जाता है, अम, आपको बस पीको से स्टार्ट कर लेना, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पीको, पीको वर्ड का मतलब क्या होगा? दूसरा, अभी मैं वर्ड लिख रहा हूँ फिर साथ में पावर भी लिखूंगा। दूसरा होगा पीको के बाद एंगस्ट्रॉम, तीसरा नैनो, फोर्थ माइक्रो, मिली, सेंटी, और सेवंथ है डेसी। देखो पीको का मतलब होता है, पीको के लिए सिंबल तो यूज करेंगे स्मॉल पी, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻12। एंगस्ट्रॉम के लिए सिंबल होता है ए के ऊपर ऐसे जीरो लगा देना, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻10। नैनो का सिंबल होता है स्मॉल एन, इसका मतलब होता है 10⁻⁻9। माइक्रो का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, यू की एक टांग खींच जिसे म्यू बोलते हैं, 10⁻⁻6। मिली का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। सेंटी का जो मतलब होता है वो होता है, सिंबल होता है इसका स्मॉल सी, इसका मतलब होता है 10⁻⁻2। और डेसी का जो सिंबल होता है स्मॉल डी, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻1। तो ये जो है माइनस पावर के अपने जो है वो प्रीफिक्स है। अब देखो इसमें क्या चीज है, इसको यूज कैसे करते हैं उसको समझो। जैसे अभी मैंने बताया, अभी कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो होता है फेरेड, लेकिन आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड, तो ये माइक्रोफेरेड ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे सिंबल की फॉर्म में ऐसे मिलेगा। फेरेड का सिंबल क्या है? कैपिटल एफ। माइक्रोफेरेड आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे। सिंबल देखो, पहले ये म्यू लगा हुआ है, म्यू सिंबल मैंने बताया किसके लिए होता है? माइक्रो के लिए। सिंबल से पहचान आ जाना चाहिए कि
क्या बोला जा रहा है, तो ये जो सिंबल है वो किसका है, माइक्रो का, तो ये माइक्रो फैरेड हो गया। तो मैं कहूंगा भी इसकी वैल्यू, उसका मतलब कितनी है, 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए पिको फैरेड, पिको फैरेड मतलब इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, स्मॉल पी कैपिटल एफ, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड। अब एक चीज देखो, ये जो पिको फैरेड है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रो माइक्रो फैरेड। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक म्यू का मतलब है 10⁻⁻6, एक और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻12। तो पिको फैरेड को माइक्रो माइक्रो फैरेड भी बोला जा सकता है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये सिर्फ फैरेड के साथ नहीं लगते। अब जैसे आप सभी ने देखा मिली एम्पियर, पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, मिली का मतलब है 10⁻⁻³ एम्पियर का साथ में ए लगा हुआ है। इसी तरह सेंटीमीटर आप पढ़ते हो, सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻², साथ में क्या लगा हुआ है, मीटर। तो ये अब इधर जो आप एक चीज देखो, नोट करो, ये जो साथ में सिंबल आ रहे हैं ना, ये तो सारे ऐसा ही यूनिट है, फेरेड, फेरेड ऐसा ही है, एम्पियर भी ऐसा ही है, मीटर भी ऐसा ही है। ये ऐसा ही यूनिट्स की, ऐसा ही यूनिट को अगर स्मॉल क्वांटिटी में लिखना हो तो हम इस तरह से सेंटीमीटर, मिली एम्पियर, पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, ये किसी के साथ भी लग सकते हैं। एंगस्ट्रॉम आप फैरेड के साथ लगा लो, डिस्टेंस के साथ लगा लो, मास के साथ लगा लो, जिसके साथ भी लगाना लगा लो। ये ऐसा नहीं है अभी ये सिर्फ डिस्टेंस के साथ ही लगेंगे, या सिर्फ माइक ये पिको जो है वो सिर्फ फैरेड के साथ लगेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इनको लगाया जा सकता है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि वो क्वांटिटी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। तो जब एक से कम वैल्यू होती है, जब इनके लिए इनको यूज करते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव वाले होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वाले मैं इनके साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप नेम में बदल हो जाओगे वरना। तो बेटर होगा एक दिन ये नेगेटिव पावर वाले की है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव पावर वाले समझेंगे। तो आप यहाँ पे यूनिट समझ गए कैपेसिटर की, फॉर्मूला समझ गए, डायमेंशन समझ गए। अब आगे चलते हैं कैपेसिटर में। अगर हमें, हमसे अगर ये बेसिकली पूछा जाता है कि कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, क्या वो पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, तो वो पोटेंशियल पर नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एग्जाम में लाइन जो है काफी बार पूछी जाती है। क्या आप लिखोगे, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कोई भी कंडक्टर मतलब, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी और इट्स पोटेंशियल एंड डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई है, पहले तो समझो ध्यान से एक एक वर्ड को। क्या लिखा है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, चार्ज से इंडिपेंडेंट है और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आपने तो फॉर्मूला लिखा था CV = Q, तो इसका मतलब हो गया C = Q/V। तो आप बोलोगे क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई है, हमें जो फॉर्मूला में दिखाई देता है हम उसी को फैक्ट मान लेते हैं। हम कहेंगे, आप बोलोगे सर इसमें तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर Q को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और V को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप Q को बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, सच दैट Q/V की जो रेशियो है वो सेम बनी रहेगी।
अगर आप Q को डिक्रीज करोगे तो V भी डिक्रीज करेगा, सच दैट Q बाई V की रेशियो फिर से क्या रहेगी, सेम। इसलिए जो कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी चार्ज से और पोटेंशियल से, लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करेगी ये भी ध्यान रखो, वो उस कंडक्टर की शेप और साइज पर डिपेंड करेगी। बॉटम लाइन ये है कि किसी भी कंडक्टर, आपको कोई भी मैं कंडक्टर दे देता हूं, ठीक है, कोई भी, जैसे एक सफेरिकल कंडक्टर दे दिया मैंने, एक सफियर दे दिया आपको, तो इसकी जो कैपेसिटी है, अगर मैं इसकी शेप को चेंज नहीं करता और इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डालता, ना इसकी मैं शेप को चेंज करता, ना मैं इसके साइज को चेंज करता, और ना ही मैं इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालता, तो इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसका सी है, वो फिक्स रहेगा। जितना भी फैरेड होगा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हर एक कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। उसको अगर आपने बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने का तरीका है, या तो उसकी शेप में चेंज करो, या उसके साइज में चेंज करो, या उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का यूज करो। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना आपने ने, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूला फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप। अब आपको एक बात क्लियर हो गई है कि जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ शेप और साइज पर डिपेंड करती है। तो कैसी शेप के लिए कैसी कितनी कैपेसिटेंस होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो हमने पढ़ने हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहला टॉपिक यही होता है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब है कि आपको एक सफियर दिया हुआ है, ये लो हमने सफियर एज्यूम कर लिया। सफियर सभी को बताया था ऐसे बनाया करो, सर्कल बना के मत उसको सफियर एज्यूम किया करो, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल। ये इसका रेडियस सपोज कर दिया मैंने आर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर का बना हुआ है, और आपको पता है कि ये जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे स्टोर करेगा। सभी को पता है जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज है वो सिर्फ कहाँ पर स्टोर होता है, सरफेस सरफेस पर। तो एक फिक्स अमाउंट होगी कि इतना ही चार्ज हम इस पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे करने के देखो दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख लो, या थोड़ा सा आइडिया रखो भी फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। अगर ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का सफियर है, तो कोई बताएगा इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। पोटेंशियल एट सरफेस मैंने लिखवाया था, जल्दी से बताओ। पोटेंशियल एट सरफेस, K cube by R square. देखो ये तो आपने बिल्कुल सही बताया अभी के, और अगर इस पर चार्ज होता क्यू तो क्यू, लेकिन डिवाइड में बेटा आर स्केयर नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। आर स्केयर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सरफेस पे पूछ लेता तो के क्यू बाई आर स्केयर हो जाती, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा इसमें ना चेंज करते हैं, देखो कैसे, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं पहले तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब मैंने बनाना किसका फॉर्मूला है, सी का, यानी मैंने को क्यू बाई वी बनाना है, क्यू भी है और वी भी है। तो यहां से अगर मैं क्यू बाई वी बनाऊं, वी को नीचे ले आते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही किसका फॉर्मूला बन गया, कैपेसिटर। तो आप देखो, आपको ये बताना जरूरी इसलिए था कि हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए भी एक स्फेरिकल आइसोलेटेड का मतलब, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब होता है कि इसके साथ में कोई चीज टच में नहीं है, इसके आसपास कोई भी सब्सटेंस नहीं रखा हुआ है जो इसके पोटेंशियल को अफेक्ट कर सके। तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको याद रखना फॉर्मूला को, डायरेक्ट पता चला आपके, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आने में कौन सी बड़ी बात है। सभी को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी से कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, चलो ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। 9 into 10 हाँ raised तो to फिर power बोलो 9. ना, फिर इतना डर क्यों रहे हो, 9 × 10⁻⁹ तो इसकी कितनी हो जाएगी,
1/9 इंटू 10⁻9। अगर आपको सफियर का रेडियस दे दें अकेला, तो इस फॉर्मूला में 4πε0 की वैल्यू तो मेरे को पता ही है। अगर इसका रेडियस क्या देते भी 9 मीटर है, तो मैं यहाँ 9 मीटर यूज कर लेता, आंसर कितना आ जाता? अगर मैं यहाँ पे 9 मीटर यूज कर लेता, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना बन जाता? 10⁻⁻9 फैरेड। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी कैपेसिटेंस हम पढ़ते हैं, तो इसके साथ में पीको माइक्रो जैसे सिंबल लगते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस अभी हम आगे करेंगे, आप ये देखोगे कि कैपेसिटेंस बहुत ही कम आती है माइक्रो में, पीको में, इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और दोबारा रीज्वाइन करना है क्लास को, खत्म होने वाली है क्लास। देखो, अगर हम अर्थ को बात करें, अर्थ अपने को पता है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही है अर्थ भी, ठीक है। ये बात अलग है कि जो अर्थ है वो मेटल की नहीं बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर तरह का एलिमेंट है अर्थ के अंदर। तो लेकिन आइडिया लेने के लिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितना बड़ा सफियर होगा और वो कितना चार्ज स्टोर कर सकेगा। तो आपकी जो नॉन ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख पा रहे हो, वो अभी अर्थ है। अर्थ देखो इतनी बड़ी है, आपको पता है, अंदाजा आपको है भी, अर्थ बहुत बड़ी है। अगर मैं इतना बड़ा सफियर ले लूं, अर्थ के जितना बड़ा सफियर, तो उस सफियर की रेडियस, अर्थ की रेडियस अपने को पता है कितनी है, 6400 किलोमीटर। लेकिन हम न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट यूज करेंगे, यानी मीटर में, तो मीटर में से 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर बोल सकते हैं। तो अगर मैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालूं, तो फॉर्मूला मैंने आइसोलेटेड सफेरिकल सफियर वाला लगा दिया, जो फॉर्मूला 4πε0r, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और जब इसे सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 711 माइक्रोफैरेड। आप यहां से ये बात को समझो कि अर्थ जितना बड़ा सफियर भी 1 फैरेड चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा है, 1 फैरेड कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि 1 फैरेड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा। तो जो कैपेसिटेंस है वो नॉर्मली आपको माइक्रो फैरेड में, नैनो फैरेड में, पिको फैरेड में मिलती है। 1 फैरेड का कैपेसिटर अर्थ पर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर सभी को? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये जस्ट समझने का तरीका है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें, तो हम अर्थ की कैपेसिटी को प्रैक्टिकल पर्पस में, मैं लिख देता हूं, प्रैक्टिकली हम ये मानते हैं, बट एक तो होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल तो ये ऊपर वाला हो गया, ये थ्योरी के हिसाब से चले तो 711 माइक्रोफैराड अर्थ की कैपेसिटेंस होती है। लेकिन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल मतलब जो वास्तविकता है, प्रैक्टिकल में, फॉर प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज टेकन इन्फिनिटी। अर्थ की कैपेसिटी को आप कितना मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि चार्ज, अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, अर्थ सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसका जो पोटेंशियल है, अर्थ का जो पोटेंशियल है, वो हम जीरो मानते हैं। अर्थ के पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं? जीरो। ये चीजें ध्यान में रखनी है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अर्थ की कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरेड है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। थ्योरेटिकल अर्थ का पोटेंशियल कुछ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अर्थ के पोटेंशियल को कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि एक कैपेसिटर, हमने समझ लिया कैपेसिटर क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, वो चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। लेकिन जब एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, तो एक्चुअल में वो किसको स्टोर कर रहा होता है? वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कितनी होगी? एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं बच्चों से, स्पेशली पंजाब में जो भी अपने एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं
कंसेप्ट बेस्ड, सीधे सीधे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एक पेपर मिली जुली फॉर्म होती है, उसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें टफ क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, एक चीज समझा देता हूँ मैं आप सभी बच्चों को। देखो सपोज करो आपके पास 60 फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 60 के 60 सारे टफ क्वेश्चन होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 60 के 60 ही करने हैं हमने। क्योंकि अगर आप अपने पंजाब के अंदर देखोगे, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, या कोई खालसा कॉलेज का एग्जाम है, या कोई बच्चा बीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जीएनडीयू में, तो उनमें भी जो टॉपर बच्चा होता है, जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा होता है, वो पता है इसमें से नियरली 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट कर पाता हो फिजिक्स में से। तो पहली बात माइंड में ये कभी मत रखा करो कि हम 60 के 60 क्वेश्चन कर पाएंगे। तैयारी हमें इसी अकॉर्डिंग करनी है कि हम 60 से 60 करें। अब इस 60 क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से होगा कि 20 क्वेश्चन बड़े इजी होंगे। इजी मतलब फॉर्मूला बेस्ड, आपसे पूछ लिया स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, ऑप्शन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देखा और हो गया। 20 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट जो सिर्फ देखने के साथ ही नहीं होंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको हाँ पढ़ा हुआ मिल जाएगा, हाँ भी ये होगा। और 20 क्वेश्चन हो सकते हैं टफ। टफ का मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकती हैं, जिसमें दो दो ऑप्शंस लगती है हमें सही होंगी। कुछ बच्चों के हाथ खड़े होंगे, कह देंगे ये तो टॉपिक ही नहीं पता हमें, कंसेप्ट मतलब पढ़ा होगा उन्होंने लेकिन ध्यान में नहीं होगा। तो इस तरह से डिवाइडेड होता है पूरा पेपर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इजी कंसेप्ट को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो हमारा टाइम भी बचाते हैं और कॉन्फिडेंस भी लेके आते हैं। उन्हीं इजी कंसेप्ट्स में आ जाता है, जैसे एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला। तो जब जब एक चार्ज, जब जब एक कंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा, तो वो एक्चुअल में किसको स्टोर कर रहा होगा, एनर्जी का। और उस एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी वी स्क्वेयर। ठीक है, इसके अगर आप यहाँ पे सी को क्यू बाय वी फॉर्मूला यूज कर लेते हो सी को, तो देखो क्यू बाय वी लिखेंगे, एक वी से वी कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ क्यू वी। इसी तरह से अगर आप v को रिप्लेस कर देते हो q बाय सी से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अपने माइंड में ये फॉर्मूला बिठा लो, इस तरह से भी कभी भी भूलो नहीं। एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, मैंने बच्चे देखे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो चीजें आप प्लस टू में पढ़ते हो, जो आप बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए पढ़ के आ रहे हो, उनको यहाँ भी एक बार बता दिया जाता है, तो फिर वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता सर है। हाँ, बोलो। सर पीछे करे पिछली स्लाइड थी। हाँ ये ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कुछ कुछ इसमें ना टॉपिक जो है वो थोड़े से टिपिकल आएंगे, लेकिन वो आज मैं स्टार्ट नहीं करवा रहा। आज मैं आपको जो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है सिर्फ वही करवाऊंगा। कल थोड़े से टिपिकल कंसेप्ट हम करेंगे। तो हमने अभी तक कर लिया एक स्फेरिकल कैपेसिटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माइंड के अंदर रोड मैप क्लियर हो, जब भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको काम करवा रहा हूँ तो वो कैसे कैसे करवा रहा हूँ। पहले कैपेसिटर पढ़ा, फिर एक स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, अब हम कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सभी को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं बिल्कुल आमने सामने, जिनका एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी बच्चे को शायद ध्यान हो तो वो ये भी बता सकता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। ये दो प्लेट हैं, एक के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट के ऊपर, एक के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज हम बैटरी, डीसी बैटरी लगा के दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया है, सपोज करो उसको हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया, और इसका जो एरिया है वो भी ए है और इसका एरिया भी ए है।
इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मैं डी मान लेता हूं। दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है, डी, स्मॉल डी। तो आप सभी को पता है कि जो इस वाली प्लेट का सिग्मा है वो क्यू बाई ए हो जाएगा और इधर वाली प्लेट का माइनस सिग्मा हो जाएगा, माइनस क्यू बाई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव प्लेट की सिग्मा, नेगेटिव प्लेट की माइनस सिग्मा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होगी, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा। पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी दोनों प्लेट्स सिग्मा के बाय बीच? एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। ये कंसेप्ट देखो, इसी चीज को बोलते हैं चीजों को पढ़ना और फिर उन्हें याद रखना, जिसमें जो इसमें ये एबिलिटी है। पहली बात है ये कोई ऐसा नहीं कह सकते, कई बच्चे कह देते हैं सर एक बार पढ़े बाद वो फलाना स्टूडेंट है वो तो याद रख पाता है। देखो ठीक है, एक टैलेंट है या ब्रेन पावर है, लेकिन मेहनत भी तो है ना, रिवीजन भी तो की है ना। अब जैसे स्टूडेंट ने बताया अभी E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ध्यान रखो। जब मैंने बताया था दो प्लेट्स के राइट हैंड साइड में, बीच में और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो वहां हमने ये टॉपिक किया था। अब इतनी सी नॉलेज से देखो मैं इसकी कैपेसिटेंस निकाल के दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आप एक चीज, अब आज के बाद एक चीज ध्यान में रखना, कैपेसिटर या फिर नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स भी होता है। आपको बोल दिया जाए ना कि दो प्लेट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस डी है, और इन दोनों प्लेट्स को जो हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, इन दोनों प्लेट्स को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। वी वोल्ट की बैटरी से हमने इनको जोड़ रखा है, यानी कि जितने वोल्ट की बैटरी से आप इन्हें जोड़ोगे उतना ही पोटेंशियल इन प्लेट्स के ऊपर आ जाएगा। मैंने एक डीसी बैटरी लगाई है, ये सिंबल जो है डीसी बैटरी का होता है, बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है, छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव के लिए होती है। इस बैटरी का पोटेंशियल मैं मान रहा हूँ वी। तो मैंने इन बैटरी की प्लेट्स को कितने पोटेंशियल से जोड़ रखा है, वी पोटेंशियल से। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी उसका एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिवाइड बाय डी भी होता है, और एक फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी है। सिग्मा क्या चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो सिग्मा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो मैं इस यहाँ पे सिग्मा को लिख देता हूँ Q बाय ए, साथ में एप्सिलॉन नॉट तो पड़ा ही है। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल गया V बाई डी इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। मेरे को तो कैपेसिटेंस निकालनी है, तो मैं यहाँ से Q बाई वी का फॉर्मूला बना लेता हूँ। Q बाई वी का फॉर्मूला बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, और यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा, Q बाई वी मतलब C। यही फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस का, Q बाई वी। तो हम बोल सकते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, एक मिनट में, हाँ, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो देखो मैंने प्रीवियस नॉलेज का यूज करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बना लिया। आपको ध्यान है मैंने एक बार एक बात बोली थी कि स्टार्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि नए नए कंसेप्ट आते हैं, फिर एक टाइम के बाद उनको पता चलता है कि वही कंसेप्ट रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है फिजिक्स को पढ़ने में, फिर उसके बाद जो बच्चा वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है, उसके बाद वाले कंसेप्ट तो पीछे वाले कंसेप्ट की हेल्प से ही चलते रहते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, अब ये भूलना नहीं है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। अब इससे हमें क्या क्या हिडन पार्ट भी तो निकालने हैं। जो चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूला पढ़ना ही काफी नहीं होता, फॉर्मूला में से ये पढ़ो कि हिडन पार्ट क्या है। तो हिडन पार्ट ये है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C आपने देखा क्या है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब अगर प्लेट का एरिया बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। दूसरा है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D।
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को अगर बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। यही चीज हमने लिखी थी कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करेगी, शेप पर डिपेंड करेगी, साइज पर डिपेंड करेगी, और एक वर्ड मैंने यूज किया था कि उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस फिल है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो तीसरा फैक्टर आप देख रहे हो कि जो तीसरा है इसमें एप्सिलॉन नोट भी आ रहा है। एप्सिलॉन नोट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इस प्रॉब्लम मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एयर को एज्यूम कर रखा है, लेकिन अगर एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या बन जाएगा, अकेला एप्सिलॉन बन जाएगा। तो मैं तीसरा पॉइंट इस तरह से लिख रहा हूँ कि सी जो सी है वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स कौन सा है। ठीक है, मटेरियल या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ज्यादा बढ़िया होगा लिखना, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये पहले दो पॉइंट तो बड़े क्लियर हैं। जैसे आपको मान लो ये कह दिया जाए कि प्लेट्स जो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इनका एरिया डबल कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया डबल करोगे तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। आपको कह दें कि जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच की इसको डबल कर दें तो डी डबल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, हाफ। हाफ हो जाएगी। डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। तो ऐसी चीजें तो मेरे को लगता है लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो जनरल एक कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन ये मीडियम बिटवीन द प्लेट्स है ना, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो हम मीडियम बिटवीन द प्लेट्स वाले को करते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, ये ना एक एग्जाम में एक्चुअल में आया था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एसआई यूनिट में सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट में जो सी का फॉर्मूला है वो ए बाय 4 पाई डी होगा, ए बाय 4 पाई डी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है, ये एक नीचे वाला पूछ लिया था, ये नीचे वाला फॉर्मूला कैसे बना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है अभी सर ऐसे कैसे। देखो एसआई यूनिट होते हैं ना, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ एसआई यूनिट में। ठीक है, लेकिन जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस यूनिट। तो जब हम सीजीएस यूनिट में इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करने लगेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे हम 1 रख देंगे तो नीचे वाला 4 पाई बच जाएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। वैसे देखो मेरे ऑनेस्टली पूछे तो मेरे को नहीं लगता ये आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि एसआई में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा और सीजीएस में क्या होगा, लेकिन तैयारी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी करनी ही ठीक रहती है। ठीक है, अगर मास्टर कैडर वाले बच्चे हैं ग्रुप में तो वो इस चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। देखो अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट से ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, एक ही फॉर्मूला से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जुड़े हुए। टॉपिक का नेम जो है वो ये है कि पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है। देखो कंसेप्ट ये है कि आपके पास जो प्लेट्स हैं उनको मैं वैसे लाइन की फॉर्म में बना रहा हूँ, लाइन 2 लाइन मैंने बना दी, ये प्लेट्स हैं अपने, ठीक है, ये बैटरी से जुड़ी हुई है। अब आपको बोला गया है कि इन प्लेट्स के बीच में ना हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम प्लेस कर दिए। जैसे इसके बीच में हमने प्लास्टिक की स्लैब रख दी, ठीक है, और फिर हमने किसी और मटेरियल की स्लैब रख दी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके बीच में स्लैब्स रखते हैं अलग अलग मटेरियल की। मैं अलग अलग मटेरियल की इंटेंशनली बता रहा हूँ आपको
हो सकता है ये सारा एक ही मीडियम हो, अलग अलग मीडियम ही ना हो, पूरी इकट्ठी एक ही स्लैब हो ये। एक बार के लिए 4 स्लैब हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, देखो 2 मेटल प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्रीन रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट पर। इन दोनों ही प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी कैपिटल डी ही है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ गया, इनके बीच में हमने अलग अलग मटेरियल की स्लैब्स को रख दिया है। जो ये पहली स्लैब है ना, इसकी थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। जो दूसरी स्लैब है इसकी थिकनेस T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तीसरी का T3 थिकनेस होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 होगा। समझ रहे हो? यानी क्या कर रहे हैं हम, 2 पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इनके बीच के स्पेस को हम एयर का ना बना के मटेरियल से फिल कर रहे हैं। और ये प्लेट्स जो, ये जो मटेरियल्स है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं सच दैट इन्होंने ये पूरा जो अंदर का जो स्पेस है वो क्या कर लिया है, कवर कर दिया है। उस केस में जो नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं हेडिंग लिखवा देता हूँ इस टॉपिक की, क्योंकि जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनको पता रहे। इसका नाम है इफ ए नंबर ऑफ, आप कुछ भी बोल दो, एन बोल दो चाहे, डाइलेक्ट्रिक slabs are inserted between the plates, between the plates। उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या था पहले उसको देख लो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अब ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन का मतलब होगा कि अगर 3 से ज्यादा प्लेट्स हैं तो प्लस 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 करके लिखते जाएंगे, प्लस T1 डिवाइड बाई K1। K क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब 1। T2 डिवाइड बाई K2, T3 डिवाइड बाई K3 प्लस सो ऑन। तो ये फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये फॉर्मूला इतना ज्यादा, आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि इसी फॉर्मूला से मैं आपको 36 तरह के न्यूमेरिकल क्लियर करवा दूंगा। जिस बच्चे को सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाए वो सिर्फ इसी फॉर्मूला से होगा। एक दो क्वेश्चन हम सर ट्राई टी करेंगे। सर टी की है। टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, यहाँ लिख देता हूँ। जो टी है वो थिकनेस ऑफ स्लैब है, डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट 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 थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस ऑफ इंसर्टेड स्लैब जो बीच में इंसर्ट की है। ठीक है, जैसे T1 का मतलब हो गया फर्स्ट स्लैब की थिकनेस, T2 का मतलब हो गया सेकंड स्लैब की थिकनेस, और जो K है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है ना अलग अलग मटेरियल की, आपके एग्जाम में अगर ये आएगा क्वेश्चन तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी मटेरियल के साथ। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फिर आपको बहुत ही इजी लगेगा ये क्वेश्चन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी आपको प्रॉब्लम मिलती है एग्जाम के अंदर, तो मैंने देखा काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ी सारी स्टेटमेंट देखते हैं, उसे देख के घबरा जाते हैं, उनके हाथ पहले ही खड़े हो जाते हैं।
जबकि क्या होता है, वो एक कहानी बनाई गई होती है, स्टोरी बनाई गई होती है, बच्चे को टाइम वेस्ट करने के लिए कह दो या फिर अच्छी तरह से समझाने के लिए कह दो। तो आपने करना क्या होता है, आपका काम होता है पूरे क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से पढ़ना, उसको समझना, उसके बाद ये सोचना कि ये क्वेश्चन हमसे हो पाएगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखा भी है तो आधे पेज की स्टेटमेंट है देखते ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, पहले पढ़ो समझो और फिर आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप इसलिए कर लेते हो इजीली, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिचुएशन दी हुई है भाई, अब इसको सोल्व करो। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, वहां कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा। तो बस यही प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं सर क्लास में तो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहां जाके नहीं होते, क्योंकि वहां कोई समझाने वाला नहीं है। दो प्लेट्स दी है मैंने आपको, और इनके बीच का जो पूरा ये जो बीच वाला जो इसका स्पेस है, उसको सिर्फ एक स्लैब से फुल कर दिया गया। ध्यान, मेरी वर्डिंग को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ एक स्लैब से, एक ही तरह के मटेरियल से फिल कर दिया गया, या कह दो एक ही स्लैब इन दोनों के बीच में क्या कर दी गई, इंसर्ट कर दी गई। समझ में आया क्वेश्चन? दोनों के बीच की जो थिकनेस है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ही है, ठीक है। और इनकी जो चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा माइनस सिग्मा ही है। और ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी गई है पूरे स्पेस में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो आपने क्या करना है, आप पहले तो चले जाओ जनरल फॉर्मूला पर, जो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस T1 डिवाइड बाय K1, T2 डिवाइड बाय K2, T3 डिवाइड बाय K3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला मैंने इंटेंशनली दोबारा लिखा है, क्योंकि मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को जरा ये सोच के बताओ कि डी और टी में रिलेशन क्या है। पूरी तरह से एक ही स्लैब से इसको फिल किया गया है, एक ही तरह के मटेरियल से, तो इसकी थिकनेस और डी में रिलेशन क्या है? क्या डी और टी दोनों आपस में इक्वल हैं? जितनी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, क्या उतनी ही थिकनेस स्लैब की है? उतनी तो है, एक ही तो स्लैब पुट की है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टी है, बाकी सब टी जीरो है, यानी T1, ये जो T1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, टी। और यहाँ पर एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यानी सिर्फ यहाँ पर K1 है जिसकी वैल्यू K है, और कोई भी नहीं है। तो आपके लिए जो फॉर्मूला है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, क्योंकि टी की वैल्यू डी ही है, प्लस डी बाय के। एक डी से ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, के घूम के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय डी। तो देखो, अगर पूरा सब जो स्पेस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो कैपेसिटेंस बनी है, ये के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एयर के लिए। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो, जब एयर के लिए हमने किया था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं था। पूरे तरह से स्लैब के बीच के गैप को कवर कर दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली स्लैब से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गई, जितनी कैपेसिटेंस कब थी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या थी, एयर थी। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास,
और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम 10 वाला रख दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? अगर एक ही मटेरियल से पूरी तरह से फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? के टाइम्स। के टाइम्स मींस अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो 10 टाइम्स, 20 है तो 20 टाइम्स, 30 है तो 30 टाइम्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज इतना ही करेंगे और फिर इस कैपेसिटर पे हमें 2 लेक्चर और लग जाएंगे, कैपेसिटेंस जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कैपेसिटेंस का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा। बॉटम लाइन ध्यान में रखनी है, जो मेन फॉर्मूला है उसी को ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, और इसमें प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की। बस आज मैंने आपको एक स्लैब का क्वेश्चन करवाया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स लेके चलूंगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्लैब में उनकी अभी तो पैरेलल स्लैब्स मानी थी, ये देखिए यहाँ पर सीधी सीधी स्लैब्स मानी थी, फिर हम इनको अलग अलग शेप्स की भी मान के देखेंगे, तब उसकी अप्रोच भी बताऊंगा भी कैसे ये